तो बच्चों आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आगे का अंडरराइटिंग हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं क्या? फिर से वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। एक तो पढ़ा था हमने अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये चलाया क्यों नहीं? कोई बात नहीं। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हम स्टार्ट किया था चैप्टर, और उसमें से बच्चों सबसे पहले हमने अंडरराइटिंग का होता क्या है, अंडरराइटिंग वो समझा था। क्या होता है अंडरराइटिंग? जहाँ पे अंडरराइटर्स क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। किस चीज़ की गारंटी देते हैं? कि पब्लिक अगर शेयर परचेज नहीं करेगी तो हम आपके शेयर्स को परचेज कर लेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था अंडरराइटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है। देन उसके बाद ग्रॉस लाइबिलिटी, देन मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। और उसके बाद कल हमने क्वेश्चन करे थे। एक तो 100% अंडर रिटन वाले क्वेश्चन करा था, और दूसरा पार्शल भी सीखा था मैंने। और उसमें पार्शल में क्या था, हमें चेक करना था कि कंपनी जो उसे डायरेक्टली रिसीव हुई है एप्लीकेशन, वो उसका बेनिफिट उस अंडरराइटर को देना है या नहीं देना, वो हम चेक कर रहे थे। और फिर उसके बाद अगर एक्सेस में आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, एक्सेस में अगर आता है तो हम उसको बेनिफिट देते हैं, और नहीं आता तो हम उसको बेनिफिट नहीं देते। पहले कंपनी अपना एडजस्ट करेगी, फिर देन उसके बाद अंडरराइटर्स को उसका बेनिफिट देगी। अब हम आगे चलेंगे, और आगे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। हम लोग कंसेप्ट लिखेंगे फर्म अंडरराइटिंग का। बच्चों ये फर्म अंडरराइटिंग बेसिकली होती क्या है, मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इट इज अ डेफिनेट कमिटमेंट। सबसे पहले इसका मीनिंग ही लिख रहे हैं। क्या होता है ये? इट इज अ डेफिनाइट कमिटमेंट it is a definite commitment to take up a specified number of shares, to take up a specified number of shares, to take up a specified number of shares irrespective 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 the shares irrespective of the number of shares subscribed by the public, irrespective the shares subscribed by the public। ये था बच्चों मीनिंग ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, फर्म अंडरराइटिंग का मीनिंग लिख लिया। अब हम लिखेंगे इसका ट्रीटमेंट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। हम लोग ट्रीटमेंट देख रहे हैं फर्म अंडरराइटिंग को, किस तरीके से मुझे ट्रीट करना है। चलो लिख लिया ना बच्चों ऊपर का? चलो नीचे फिर अभी समझाऊंगी मैं सारा। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है हमारा फर्म अंडरराइटिंग का। इफ treated if treated as a marked application, if treated as a marked application, and if treated as unmarked application।
if treated as marked application and if treated as unmarked application. अगर हमने marked application की तरह treat करते हैं तो benefit लिखेंगे, लिखो benefit, एक मिनट बच्चों, हाँ, benefit for the firm underwriting portion, benefit of the firm underwriting, benefit of the firm underwriting portion is to be given, benefit of the firm underwriting portion will be given to, is to be given to the individual underwriters, on the basis of their on the basis of their own firm underwriting portion, own firm underwriting portion. ठीक है, उसके बाद if treated as unmarked application, benefit of the firm underwriting portion is to be given to the underwriters in the ratio of their gross liability in the ratio of their gross liability. लिखा बच्चों, लिखा? चलो अब मैं आगे का एक बार अंडरराइटिंग कमीशन का भी कंसेप्ट लिखवा दूं, फिर देन दोनों को एक साथ समझाऊंगी, देन एक दोनों के क्वेश्चंस करवाऊंगी साथ में. ये हमने लिखा कंसेप्ट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, किस लिख लिया सबने? आगे चलते हैं अब हम. कंसेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, कंसेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग. बच्चों अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? बिल्कुल, कंपनी क्या करती है? अंडरराइटर्स को जो पे करती है वो क्या करती है? कमीशन ही पे करती है. तो लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन, द कमीशन पेड बाय द, ये कमीशन होता है, द कमीशन पेड बाय द कंपनी पे करती है किसको? टू द अंडरराइटर्स, टू द अंडरराइटर्स. नहीं सर, 250. हाँ, concept of underwriting portion, the commission paid by the company to the underwriters, for, बच्चों किसके लिए दिया जाता है ये? फॉर गिविंग द गारंटी टू सेल द शेयर्स, फॉर गिविंग द गारंटी जो देता है उसके बेसिस पे, गारंटी अगर वो देता है तो उसके बदले पे क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है. फॉर गिविंग द गारंटी टू द कंपनी, to sell the shares to the public.
to sell the shares to the public. अब बच्चों ये लिखा आपने क्या इतना, ठीक है। उसके बाद ये तो देखो मीनिंग था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीनिंग, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा लिखेंगे कि हम कंप्यूट कैसे करते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, कंप्यूटेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। हम अंडरराइटिंग कमीशन किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, अंडरराइटिंग कमीशन इक्वल टू क्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट एक, लिख लिया बच्चों, ऊपर कर रही हूं, ठीक है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट, if rate of commission is not given, if rate of commission is not given in the question, if rate of commission is not given in the question, it is calculated at the rate, it is calculated at the rate, it is calculated at the rate of 5% on the dividend bearing securities, on dividend bearing securities and 2.5% on the interest bearing securities, interest bearing securities, in bracket लिखेंगे as per the Companies Act। लिखा बच्चों, लिखा, चल सकते हैं क्या आगे, लिख लिया सबने। चलो अब हम सबसे पहले तो देखो समझेंगे क्या फर्म अंडरराइटिंग होता क्या है। हाँ, देखो फर्म अंडरराइटिंग होता क्या है, फर्म अंडरराइटिंग का एक कंसेप्ट क्यों लाया गया। बेसिकली क्या होता है बच्चों, अब कोई भी अंडरराइटर है, अब जैसे हम जैसे पब्लिक को अगर कन्विंस करने की कोशिश करेगा तो क्या पब्लिक इजीली कन्विंस हो जाएगी क्या, नहीं, नहीं हो पाएगी। फिर भी दिमाग में उनके क्या रहेगा कि हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इन्वेस्ट करें या नहीं करें, फिर भी एक डर रहेगा और कुछ लोग तो करेंगे ही नहीं, नहीं करेंगे ना। अब क्या होता है कि हम लोग पहले, अगर कोई भी अंडरराइटर हमसे बोलता है कि तुम इस कंपनी के शेयर्स ले लो, तुम क्या करो इस कंपनी के शेयर्स ले लो, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई तुमने लिए क्या, तुम हमें तो बोल रहे हो, क्या तुमने इस कंपनी के शेयर्स लिए क्या तुमने अपने पैसा लगा रखा है क्या। पहले वो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा पहले लॉजिकल यही रहेगा कि क्या तुमने लिए क्या जो तुम हमें कन्विंस कर रहे हो। तो इससे क्या होता है बच्चों, अगर अंडरराइटर ने भी लिए होते हैं, अंडरराइटर बहुत अच्छा है, जैसे मान लो HDFC बैंक, हमारा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं, तो हमारे एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि हमारे लिए कौन है अंडरराइटर,
HDFC बैंक। अब बच्चों HDFC बैंक जो है आज उसकी मार्केट में अगर देखें तो गुडविल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर HDFC बैंक आके हमसे बोलेगा कि हमने इस कंपनी के शेयर्स ले लो, ABC कंपनी मान लेते हैं हम कि ABC कंपनी ने शेयर इशू करे हैं और ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी, तुम इस कंपनी के शेयर ले लो, देखो हमने भी इस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जब तुम्हें ये पता चलेगा कि HDFC ऐसे ही तो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाला। तो ABC ने अगर जब खुद ने इसने ABC के शेयर्स खरीदे होंगे, क्या तुम उसमें फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? क्योंकि आपको पता है कि HDFC अच्छा कमा रहा है, अच्छा बिजनेस चला रहा है अपना, तो HDFC ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आपका एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस जो था शेयर्स लेने में, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बताओ पहले तो। बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब हमें पता चलेगा खुद HDFC ने ही इस कंपनी के कुछ शेयर्स लेने का कमिटमेंट किया है, तो हमारा शेयर, तो हमारे लिए जो कॉन्फिडेंस होगा ABC कंपनी के शेयर्स खरीदने का, वो क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा और हम भी इजीली क्या कर लेंगे, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। क्या अंडरराइटर के लिए भी उसका काम आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अंडरराइटर के लिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि उसके शेयर्स इजीली बिक जाएंगे। जो उसने लाइबिलिटी ली है शेयर्स बिकवाने की, तो वो भी इजीली बिक जाएगा या नहीं बिक जाएगा? बिक जाएगा। तो बच्चों क्या होता है कि HDFC जब ABC कंपनी के खुद शेयर्स लेता है अपने लिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? फर्म अंडरराइटिंग कह देते हैं। बस इतना सा मतलब था फर्म अंडरराइटिंग का। इन शॉर्ट अगर छोटा सा मतलब बताऊं कि खुद अंडरराइटर अपने लिए क्या कर लेता है, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है, एक डेफिनेट कमिटमेंट कर देता है कि हम इस कंपनी के इतने शेयर्स तो हमारे लिए ही लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? बेसिकली अंडरराइटर खुद अपने लिए शेयर लेता है उस कंपनी के, ठीक है ना? चलो ये क्या है देखो, इट इज अ डेफिनेट कमिटमेंट। ये क्या करता है, HDFC ABC को एक क्या कर देता है, कमिटमेंट कर देता है कि मान लो मैं तुम्हारे क्या करूंगा, 1000 शेयर्स हो खरीदूंगा ही खरीदूंगा। एक डेफिनेट कमिटमेंट दे देता है टू टेक अप, कि वो लेगा क्या, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द शेयर्स irrespective the shares are subscribed by the public। चाहे पब्लिक खरीदे या ना खरीदे, हम तुम्हारे 1000 शेयर्स तो मैं अपने लिए खरीदूंगा। ये उसने क्या किया, कमिटमेंट कर दिया। एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स का क्या लिया, एक डेफिनेट कमिटमेंट कर दिया कि वो टू टेक अप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स irrespective the shares subscribed by the public। समझ में आ रहा है क्या? फर्म अंडरराइटिंग का क्या मतलब है बताओ? अपने पास ही उस कंपनी के शेयर्स खरीदने का क्या करता है, कमिटमेंट करता है कि मैं तुम्हारे शेयर्स इस कंपनी के इतने तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अब तुम मुझे एक बात बताना, ये तो अंडरराइटर 1000 शेयर्स तो क्या करेगा, खरीदेगा खरीदेगा। मान लो इसने क्या किया, 1 लाख शेयर इशू किया, ठीक है, उसमें से 80,000 शेयर ही क्या हो गए हमारे पास, सब्सक्राइब हो गए या सोल्ड हो गए, तो कितना बच गया, 20 बच गया। तो HDFC को कितने शेयर्स, अगर मैं तुमसे पूछूं कितने टोटल शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? 19। अच्छा, और 1000 तो उन्होंने कमिट तो किया है, वो तो लेगा ही लेगा। और 19, अरे मतलब 80,000 में ये भी इंक्लूडेड है ऐसा? हाँ हाँ। अच्छा बच्चों 80,000 में मतलब ये पब्लिक से इशू हुआ है, पब्लिक से रिसीव हुआ है। इसमें फर्म अंडरराइटिंग के जो 1000 शेयर थे वो नहीं मिले हुए, पब्लिक से रिसीव हुआ। तो बाकी के बताओ मुझे कितने शेयर्स लेगा? 1 का, हाँ बच्चों बचा कितना शॉर्ट, 20 शॉर्ट बचा। उसमें से उसने बोला कि 1000 शेयर्स तो मैं खरीदूंगा, तो टोटल अल्टीमेटली बच्चों 20,000 उसे ही खरीदने ही पड़ेंगे। देखो 19 तो क्या था उसका, माइनस करूंगी अगर फर्म अंडरराइटिंग का, बच्चों मुझे क्या निकालना है, शॉर्ट, और शॉर्ट कितना था अल्टीमेटली 19, क्योंकि 1000 चाहे अंडरराइटर ले चाहे पब्लिक ले, शेयर्स तो बिक गए ना,
शेयर्स तो बिक गए ना, जो नई शेयर्स बिके वो अंडरराइटर लेगा। तो अल्टीमेटली शेयर मेरे बिके कितने नहीं, 19 तो उसे मजबूरन लेने पड़ेंगे, और 1000 लेने का उसने कमिटमेंट किया है। तो टोटल शेयर्स अगर मैं तुमसे पूछूं कितने शेयर्स लेगा एचडीएफसी, टोटल 20,000 लेगा। पहले बात तो कौन सा शेयर, देखो जो उसने एग्रीमेंट किया था कि जितने शेयर्स नहीं बिकेंगे वो मैं लूंगा, और जो फर्म अंडरराइटिंग का जो कमिटमेंट किया है उसने, वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्म अंडरराइटिंग को माइनस करना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, नेट लाइबिलिटी। बच्चों नेट लाइबिलिटी क्यों निकाल रहे थे हम, कि कितना शॉर्ट हुआ, शॉर्ट हुआ वही हम क्या कर रहे थे, अंडरराइटर की लाइबिलिटी बन रही थी। तो सबसे पहले मुझे शॉर्ट कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा, दैट इज 19,000। अब 19,000 तो उसे खरीदने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ उसे क्या शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, जो उसने कमिटमेंट दिया है, कितने शेयर्स का, 1000 शेयर्स का। तो 19,000 प्लस 1,000 तो टोटल 20,000। अगर नेट लाइबिलिटी तुमसे पूछूं, नॉर्मल नेट लाइबिलिटी कितनी आई उसकी 19, टोटल नेट लाइबिलिटी उसकी कितनी आई 20,000 की। ऐसा हमें बाद में लास्ट में जाके क्या करेंगे, पहले तो फर्म अंडरराइटिंग माइनस करेंगे और बाद में जाके क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल लाइबिलिटी निकालने के लिए। अभी क्वेश्चन कराऊंगी, पहले इतना समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ये फर्म अंडरराइटिंग का बेसिकली पहले तो कंसेप्ट समझ में आया क्या तुम्हें, कि फर्म अंडरराइटिंग होती क्या है? फर्म अंडरराइटिंग का समझ में आ रहा है क्या? अब फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट बच्चों दो तरीके से होता है। जब भी आपके क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग दिया होगा तो फर्म अंडरराइटिंग को मैं दो तरीके से ट्रीट करती हूँ। पहला तो क्या, इफ ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। बच्चों मार्क्ड एप्लीकेशन को हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कल तक की क्लास में, हम मुझे पहले ये बताओ कैसे ट्रीट कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यानी कि जिसने जितने एफर्ट्स लगाए, मान लो एक्स की लाइबिलिटी कितनी थी टोटल 10,000 की, और एक्स ने अपने एफर्ट्स लगा के कितने शेयर्स बेच दिए 5,000। तो जिसने जितना एफर्ट्स लगाया था उतने का बेनिफिट हम लोग क्या कर रहे थे, उसको अंडरराइटर को दे रहे थे ना। यानी कि एक्स की लाइबिलिटी टोटल कितनी थी 10,000, और एक्स ने ही अपने एफर्ट्स लगा के कितने शेयर्स बेच दिए 5,000। तो 5,000 का ही मैंने उसको क्या दे दिया था, बेनिफिट दे दिया था। यानी कि जिसने जितने शेयर्स बेचे उतने शेयर्स का मैंने क्या दे दिया, बेनिफिट दे दिया। अगर मैं फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड की तरह ट्रीट करती हूं तो इसका मतलब क्या, जिसने जितने शेयर लेने का कमिटमेंट किया है उतने का मैं क्या कर दूंगी, उसे बेनिफिट दे दूंगी। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या? मुझे बेनिफिट देने का मतलब क्या होता है, उसकी लाइबिलिटी मुझे कम करनी है, क्योंकि टोटल था उसमें से मुझे हटाते जाना, और एट द एंड मुझे क्या निकालना है कि कितना लेना पड़ेगा, कितना शॉर्ट था और कितना अंडरराइटर को लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली मैंने क्या कर रहा था, जिसने जितने शेयर्स बेचे उतना मैं बेनिफिट दे रही थी। उसी तरीके से जिस अंडरराइटर ने जितना शेयर्स लेने का कमिट किया है उतने का ही मैं क्या कर दूंगी, उसे क्या कर दूंगी, बेनिफिट दे दूंगी, लेस कर दूंगी। ठीक है ना? यानी कि मान लो मेरे पास 10,000 की टोटल लाइबिलिटी थी और एक्स ने फर्म शेयर्स कितने लेने की गारंटी दी उसने, कि मैं इतने शेयर्स तो लूंगा ही लूंगा, कितने 2,000। तो मुझे बताओ इसका बेनिफिट कितना दूं, 2,000। जितना शेयर्स लेने का उसने कमिटमेंट किया था उतने का ही मैं क्या कर दूंगी, इसको बेनिफिट दे दूंगी। जैसे हम मार्क्ड का ट्रीटमेंट कर रहे थे वैसे ही इसका करेंगे, किसका, फर्म अंडरराइटिंग का। ठीक है ना? जितना जिसने जितना शेयर्स बेचा उतना ही क्या कर देंगे हम लोग, उसका बेनिफिट दे देंगे। अब चलते हैं बच्चों अनमार्क्ड। अनमार्क्ड कल हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, बेनिफिट किस तरीके से दे रहे थे? फुल्ली अंडर रिटर्न का केस है ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अनमार्क्ड को हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, राइटर को दे रहे थे, और किस रेशो में दे रहे थे, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में। बच्चों जब भी कंपनी को डायरेक्टली, जब भी कंपनी अंडरराइटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, वो हमेशा किस रेशो में ही करेगी, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में। अब मैंने क्या बोला, अगर मैंने फर्म अंडरराइटिंग को क्या ट्रीट किया, अनमार्क्ड की तरह ट्रीट किया। इसका मतलब क्या, जो बेनिफिट दिया जाएगा अंडरराइटर्स को, फर्म अंडरराइटर का, वो किस रेशो में दिया जाएगा, इन द रेशो ऑफ देयर
ग्रॉस लाइबिलिटी। जैसे मैं बाकी अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट दे रही थी, उसी तरीके से मैं फर्म अंडरराइटिंग का भी क्या कर दूंगी, बेनिफिट दूंगी। इस बार मैं ऐसे नहीं करूंगी, जैसे मान लो एक एक्स था, उसकी 20,000 की लाइबिलिटी थी और वाई था, उसकी 10,000 की लाइबिलिटी थी। फर्म अंडरराइटिंग जो एक्स की थी वो 2,000 शेयर्स की थी और वाई की कितनी थी, मान लेते हैं 1,000 वाई की थी, ठीक है, 2,000 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2,000 क्या थी, वाई की थी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो कि एक्स ने कितने शेयर्स लेने की गारंटी ली, फर्म अंडरराइटिंग कितने की शेयर्स की है, 2,000, और वाई ने कितने शेयर्स लेने की गारंटी ली, 2,000। अब मेरे को क्या 2,000 इसमें से माइनस कर देना चाहिए, क्या माइनस कर देना चाहिए बच्चों? ये मेरा एक्स का फर्म अंडरराइटिंग है और ये वाई का फर्म अंडरराइटिंग है, और टोटल जो क्रॉस लाइबिलिटी उनकी 20,000 और 10,000 है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड की तरह ट्रीट कर रही हूं, तो मुझे फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट किस तरीके से देना है, बताओ? लेस तो कर, बेनिफिट तो देना है, बस बेनिफिट देने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। पहले मैं जिसने जितने शेयर्स बेचने था उसको इतना दे दिया। अरे बच्चों, अनमार्क की तरह ट्रीट करना है, पहले टोटल करो फर्म अंडरराइटिंग कितनी है। अरे वो मार्क्ड है ही नहीं ना अपना, हमारे, मैं तो फर्म अंडरराइटिंग का कंसेप्ट सिखा रही हूँ सिर्फ। टोटल बताओ फर्म अंडरराइटिंग कितनी है, 4,000। अब इस 4,000 को मेरे को क्या करना है, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:1 है क्या, चलो हम 1 ही मान लेते हैं इसको। फिर 3,000 हो गया, 3,000। अब 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आ जाएगा, 2,000 और 1,000। अब बच्चों देखो, फर्म अंडर, इसमें तो हमारा क्या हुआ, 2,000 और 1,000 आ गया, यानी कि ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरे पास कितने का बेनिफिट दिया मैंने फर्म अंडरराइटिंग का, 2,000 का, और वाई को कितने का दिया, 1,000 का। अभी तो हमारे केस में जितना लिया उतने का ही बेनिफिट आ गया, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में सेम ही आया, लेकिन हर बार सेम नहीं आएगा, इससे हमें ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अगर मार्क्ड की तरह ट्रीट किया, जिसने जितना शेयर्स लेने की गारंटी दी, कमिटमेंट किया, उतने उतने शेयर्स उसका बेनिफिट दे दो। मार्क्ड का तो ये हो गया। अनमार्क्ड में क्या है, पहले टोटल करो, फिर देन उसके बाद उसको क्या कर दो, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस यही काम करना है मुझे, और कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया फर्म अंडरराइटिंग, इफ ट्रीटेड एज मार्क्ड एंड इफ ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। आगे चलते हैं अब बच्चों, अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? कोई भी अंडरराइटर बच्चों देखो फ्री में तो काम नहीं करेगा, फ्री में किसी भी कंपनी की गारंटी नहीं देगा, तो उसके बदले वो क्या चार्ज करता है, एक कमीशन चार्ज करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। सबसे पहले तो देखो, द कमीशन पे किया जाता है, किसके द्वारा पे किया जाता है, कंपनी के द्वारा। किसको पे किया जाता है, अंडरराइटर्स को। किसके लिए दिया जाता है, गारंटी जो उसने दी उसके लिए पे किया जाता है। अब बच्चों कमीशन निकालते कैसे, देखो, अंडरराइटिंग कमीशन इक्वल टू ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इशू प्राइस। बच्चों इशू प्राइस क्या होता है, जितने पे शेयर्स हमारा इशू होता है। जैसे मान लो हमारे फेस वैल्यू तो 10 रुपए की थी शेयर की, लेकिन वो 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हुआ, तो मेरा इशू प्राइस क्या होगा, 12 रुपए, जितने पे 12 रुपए पे इशू किया। ठीक है ना, तो इशू प्राइस मतलब जितने पे शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, इनटू रेट ऑफ कमीशन, जो कमीशन कंपनी देगी। अब बच्चों ये दिमाग में आना चाहिए, ग्रॉस लाइबिलिटी पे क्यों, ये ग्रॉस लाइबिलिटी पे क्यों दिया जाता है कमीशन? बच्चों जितने का वो रिस्क लेगा उतने पे ही कमीशन क्या करेगा, चार्ज करेगा। अगर मान लो, ये तो मान लो बिक जाते हैं उसके शेयर, नहीं बिकते तो गारंटी कितने शेयर्स की ली थी, जितने शेयर की गारंटी ली थी उतने का ही शेयर खरीदना पड़ता। तो अंडरराइटर के लिए तो रिस्क कितने शेयर्स का है, जितनी की उसने गारंटी दी, टोटल गारंटी जितनी दी उतना का रिस्क उसके पास है ना, तो उतने पे क्या करता है, जितना रिस्क लेगा उस पे कमीशन चार्ज करता है। बिल्कुल सही भी है बच्चों, ऐसा थोड़ी है आप रिस्क 100 रुपए का लोगे लेकिन 50 रुपए पे कमीशन चार्ज करोगे, नहीं, जितने का आपके पास रिस्क है आप उतने पे सामने वाले से क्या करोगे, कमीशन चार्ज करेंगे। ठीक है ना, तो हमने ग्रॉस लाइबिलिटी, यानी कि ये ग्रॉस लाइबिलिटी बच्चों किस में है, शेयर्स में, इनटू क्या करूंगी, इशू प्राइस। बच्चों इशू प्राइस क्यों लिया, फेस वैल्यू क्यों नहीं लिया,
अगर इशू प्राइस पे क्यों लिया बच्चों, क्योंकि जब अगर अंडरराइटर को खरीदना पड़ता तो जितने पे कंपनी ने इशू किया होता उतने पे ही तो खरीदना पड़ता अंडरराइटर को भी। अरे खरीदना पड़ता ना। मान लो ये 20,000 शेयर अगर अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे तो वो कितने पे खरीदेगा? 10 फेस वैल्यू पे खरीदेगा या कंपनी ने जितने पे इशू किया उतने पे खरीदेगा? 12 पे खरीदेगा। तो कितने का रिस्क लिया? नंबर ऑफ शेयर्स टोटल जो नंबर गारंटी दी उसने इनटू इशू प्राइस। तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा? टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा उसका रिस्क लेने का, और इनटू रेट ऑफ कमीशन, इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो ये मेरा क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन। हम इस तरीके से कंप्यूट करते हैं। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ग्रॉस लाइबिलिटी टोटल जितने शेयर्स उसने गारंटी दी इनटू इशू प्राइस, कितने का वो खरीदता, इनटू रेट ऑफ कमीशन। है ना बच्चों? लॉजिकली भी ठीक है। अगर आप खुद एक कंपनी के अंडरराइटर होते ना तो आप खुद भी सोचते कम मुझे कितने के शेयर खरीदने पड़ते अगर पब्लिक नहीं खरीदती, तो मुझे तो 12 रुपए में खरीदने पड़ेंगे, तो मैं कमीशन भी कितने रुपए पे चार्ज करूंगा? 12 रुपए पे चार्ज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं 10 रुपए की फेस वैल्यू पे क्यों लूं कमीशन? सही है ना? तो ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इशू प्राइस, ये मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स को मैं अगर इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट निकल के आएगा, और वो अमाउंट को मैं रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? अंडरराइटिंग कमीशन निकल के आएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अब बच्चों कभी कभार क्या होता है, ये क्वेश्चन में है ना अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देता। क्या होता है? कभी तो दे देगा, और दे देगा तो हमें उसी रेट से कमीशन दे देना है। ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी मुझे हमेशा पता रहेगी, इशू प्राइस मुझे पता रहेगा, लेकिन कभी कभार क्या करता है क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता है, रेट ऑफ कमीशन कभी कभार देता ही नहीं। वो ये बोलता है एज पर कंपनीज एक्ट मैक्सिमम कमीशन आपको देना है, तो मैक्सिमम कमीशन अब कितना देना है? तो हमारा कंपनीज एक्ट ये बोलता है अगर आपका रेट ऑफ कमीशन क्या है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वही रेट ऑफ कमीशन मुझे लगा के अंडरराइटिंग कमीशन देना है, फिर झगड़ा नहीं करेंगे हम लोग। अगर हमें रेट ऑफ कमीशन नहीं दिया क्वेश्चन में तो फिर हम कौन सी रेट से कैलकुलेट करें? तो फिर हमें कंपनीज एक्ट ने बोला आपको जो मैक्सिमम कमीशन देना है वो कितना देना है? 5% देना है ऑन डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटी। बच्चों डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज मतलब जिस पे डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर्स पे। मतलब बेसिकली 5% तो हमारा किस पे? शेयर्स पे, और 2.5% किस पे? इंटरेस्ट बियरिंग क्या होता है? डिवेंचर। डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, और हम लोग शेयर्स पे क्या मिलता है? नहीं समझ में आता तो डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज के इन ब्रैकेट लिख लो शेयर्स, और इंटरेस्ट बियरिंग पे लिख लो डिबेंचर्स। बच्चों कल हमारे क्वेश्चन आए थे ना, शेयर्स भी था और डिबेंचर्स भी थे। ठीक है ना? कल डिबेंचर वाला क्वेश्चन भी हमने किया था जिसमें डिबेंचर्स को अंडरराइट किया गया था। अगर डिबेंचर का केस होगा तो मुझे रेट ऑफ कमीशन कितना देना है? 2.5%। और अगर शेयर्स का केस होगा तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम कमीशन कितना देना है? 5% देना है। इतना सा क्वेश्चन कंसेप्ट था मेरा, सिंपल सा है। फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? जो अंडरराइटर अपने लिए शेयर्स लेता है, अपने लिए कमिट कर देता है कंपनी को पहले ही कि मैं इतने शेयर्स आपके लूंगा। अब फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है? इफ ट्रीटेड एज मार्क्ड और इफ ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। मार्क्ड होता है तो बहुत ही सिंपल, जिसने जितने शेयर लेने का कमिटमेंट किया उतने तक का बेनिफिट मैं क्या कर देती हूँ? अंडरराइटर्स को दे देती हूँ। अनमार्क्ड में क्या होगा? पहले मुझे टोटल करना पड़ेगा जितने भी अंडरराइटर्स है उनकी फर्म अंडरराइटिंग को, और फिर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बेनिफिट इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने दूसरा पढ़ाया आपको अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है बच्चों? बेसिकली जो कंपनी पे करती है, किसको पे करती है? अंडरराइटर्स को पे करती है। ठीक है ना? और कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि ये ग्रॉस लाइबिलिटी ही क्यों, इशू प्राइस ही क्यों, और रेट ऑफ कमीशन तो है ही जो है। ठीक है, अच्छा आप इधर उधर खोए हुए हो क्या? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? इजी है ना बच्चों, फॉर्म अंडरराइटिंग और अंडरराइटिंग कमीशन। अब इसका एक क्वेश्चन कर ले, आओ।
चलो इलस्ट्रेशन नंबर हाँ अच्छा चैप्टर नंबर 4 पे जा रहे हैं हम तो ऊपर नीचे जाना था हमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 आगे वाला करना है हमें बच्चों ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं इसके बस एक कंसेप्ट और बचता है मेरा सरप्लस का वो मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगी आपको बाकी अंडरराइटिंग के मेरे सारे कंसेप्ट मैंने खत्म करवा दिए आपको बच्चों एक जर्नल एंट्रीज भी होती है हमारे फर्म अंडरराइटिंग की लेकिन आपके जर्नल एंट्रीज है ना तो आपके स्कैनर में पूछी गई है कभी और ना ही आपके स्टडी मैट में है। तो अब आपको जर्नल एंट्रीज सिखाऊं कि किस तरीके की जर्नल एंट्रीज करी जाती है अंडरराइटिंग में बता दूंगी है ना क्योंकि अगर गलती से पूछ लेता है तो हम लोग को आनी चाहिए ठीक है मैं अंडरराइट जर्नल एंट्रीज भी सिखा दूंगी आपको बच्चों अंडरराइटिंग चैप्टर डिफिकल्ट लगा आपको नहीं ना इजी था चैप्टर में कुछ था ही नहीं ले दे के 3-4 चीजें थी देखो ये वाला हमने कर लिया था इलस्ट्रेशन 4 इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कर लिया था इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी कर लिया था 7th कर लिया था क्या 7th भी कर लिया था होमवर्क क्वेश्चन था यस आपका अब हम चलते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे जहां पे हमें फर्म अंडरराइटिंग का दे रखा है देन हम लोग देखते हैं एक बार और कोई इलस्ट्रेशन है क्या यस इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9 इस बार हम दोनों कर लेंगे अभी आज हमारे पास समय है तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8 तो करते हैं फिर देखते हैं समय का तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 ई मेस लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए बच्चों 40,000 शेयर्स इशू किए विच वर क्या कर दिया उसने अंडर रिटर्न कर दिया पी क्यू और आर हमारे केस में कितने अंडरराइटर्स हैं 3 अंडरराइटर्स हैं और पी ने कितने शेयर्स लेने की गारंटी ली 24 क्यू ने 10 और आर ने 6 टोटल करेंगे इसका 40,000 36 कैसे आ रहा है बच्चा 24 प्लस 10 34 34 प्लस 6 40,000 और 40,000 ही क्या की कंपनी ने इशू किया तो पूरा का पूरा हमारा 100% अंडर रिटर्न का क्वेश्चन है द अंडरराइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडरराइटिंग क्या मतलब है इसका अंडरराइटर्स ने एप्लीकेशन दिया किसका फर्म अंडरराइटिंग का और फर्म अंडरराइटिंग मुझे देखो कितनी दे रखी है पी की कितनी 3200 क्यू की 1200 और आर की 4,000 अगर मैं इसका मतलब तुमसे पूछूं इसका मतलब क्या पी ने कितने शेयर्स लेने का कमिट किया 3200 अपने लिए कितने शेयर्स लिए उसने 3200 क्यू ने 1200 और आर ने 4,000 शेयर्स इतने इतने शेयर्स इन्होंने क्या कर लिया कमिट कर लिया लेने का ठीक है ना बच्चों द टोटल सब्सक्रिप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना है कि किसमें क्या चीजें इंक्लूडेड है ठीक है देखो द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग मार्क्ड यानी कि इसका मतलब क्या बताओ बच्चों फर्म अंडरराइटिंग को तो एक्सक्लूड करके और मार्क्ड एप्लीकेशन को इंक्लूड करके टोटल कितना रिसीव हुआ था 20,000 शेयर्स रिसीव हुए तो 20,000 शेयर में दो चीजें इंक्लूडेड है कौन कौन सी अरे बच्चों दो चीजें हो गई ना एक तो मार्क्ड और एक अनमार्क्ड क्यों अनमार्क्ड क्यों नहीं हो सकता बच्चों देखो ना नीचे मार्क्ड भी दे रखा है हमें चलो आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं मार्क्ड को देख लेते हैं कितना दे रखा है द मार्क्ड एप्लीकेशन वर पी ने कितनी मार्क थी पी की 4,000 इसका मतलब क्या है बच्चों पी ने अपने एफर्ट से 4,000 शेयर्स बेचे यानी कि जो 4,000 शेयर्स कंपनी को रिसीव हुए उस पर किसका स्टैंप लगा हुआ था पी का क्यू के कितने शेयर्स थे
8,000 और आर के कितने शेयर्स थे 2,000। अब बच्चों टोटल एप्लीकेशन मुझे रिसीव कितना हुआ था 20,000। अब इस 20,000 में क्या है मार्क्ड इंक्लूडेड है, तो मार्क टोटल करो कितना आएगा बच्चों 8 प्लस 4,000 प्लस 8,000 12,000, 12,000 प्लस 2 14,000 और मुझे टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 20,000 की थी, उसमें से 40,000 मेरा क्या था मार्क्ड था। तो बच्चा हुआ बच्चों क्या है अनमार्क्ड है, क्योंकि इसके अंदर 20,000 के अंदर मेरा फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है। बच्चों इंक्लूड होता तो क्या करती मैं लेस करते, फर्म अंडरराइटिंग को भी हटाती, फिर जाके मैं मार्क्ड निकालती। अगर मान लो इस 20,000 में भी मेरा फर्म अंडरराइटिंग भी जुड़ा होता, मार्क्ड भी जुड़ा होता और अनमार्क्ड भी जुड़ा होता, तो मुझे अनमार्क्ड निकालने के लिए मार्क्ड माइनस करना पड़ता और फर्म अंडरराइटिंग माइनस करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे बोल दिया कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए उसमें फर्म अंडरराइटिंग आपका इंक्लूडेड नहीं है, उसमें मार्क्ड इंक्लूडेड है केवल। तो मार्क कितना था इतना, टोटल 14,000 मार्क था और टोटल कितनी रिसीव हुई थी 20,000। तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ है वो कंपनी को डायरेक्टली रिसीव हुआ होगा, 6,000 कंपनी को डायरेक्टली रिसीव हुआ होगा और वही हमारा क्या है अनमार्क्ड है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द नेट लाइबिलिटी। अब मुझे ये निकालना है कि अल्टीमेटली उनकी नेट लाइबिलिटी कितनी है हर एक अंडरराइटर की। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, चल सकते हैं आगे। अब बच्चों फर्म अंडरराइटिंग का मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा कि मुझे मार्क्ड की तरह ट्रीट करना है या फिर अनमार्क्ड, क्योंकि बच्चों दो तरीके से ही मुझे फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट करना है, या तो मार्क्ड या फिर अनमार्क्ड। बच्चों कभी भी क्या होता है जब हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो हमारा जो प्रेफरेबल होता है क्या होता है, प्रेफरेबल जो होता है वो क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि हमें हमेशा क्या करना है उसको ट्रीट मार्क्ड की तरह ट्रीट। फर्स्ट ऑप्शन इज मार्क्ड एप्लीकेशन, तो मार्क्ड की तरह ही मुझे क्या करना है उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब इसमें नहीं गिवन तो मैं क्या अज्यूम करके चलूंगी कि फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, और जिसने जितने शेयर्स लेने का कमिट किया उतने उतना बेनिफिट मैं उसको दे दूंगी, उतना उतना बेनिफिट मैं उसको दे दूंगी। बच्चों तुम्हारे समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है स्पीड में जा रहा है, सही है ना। लैंग्वेज का खेल है बस, लैंग्वेज जैसा जैसा बोला वैसा करना है, तो इसीलिए क्वेश्चन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन में फिर से बता देती हूँ 20,000 शेयर में मेरी दो चीजें इंक्लूडेड थी, क्योंकि इसने बोला है इंक्लूडिंग क्या मार्क्ड, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या फर्म अंडरराइटिंग। तो फर्म अंडरराइटिंग को तो नहीं लिया इसने और मार्क्ड को लिया है। तो मार्क्ड को लेने के बाद अगर मार्क्ड मैंने काउंट देखा तो टोटल मार्क थी कितने की 14,000, टोटल कितना मार्क्ड था 14,000, तो बाकी का जो बचा हुआ इस बार मैंने क्या निकाला 6,000 मेरा अनमार्क्ड था। ठीक है ना, चलो एक बार हम सोल्यूशन देखते हैं और एक बार और सोल्यूशन के साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। चलो आओ, मुझे क्या निकालना है बच्चों इस क्वेश्चन में नेट लाइबिलिटी, कि हर एक अंडरराइटर को कितने कितने शेयर परचेज करने पड़ेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, मैं वैसे ही आंसर बता देती हूँ मैं आपको, देखो कैसे। टोटल कितने शेयर्स थे 40,000, उसमें से कितने शेयर की एप्लीकेशन मुझे मिल गई 20 की। ये तो किस कौन सा 20 था जिसमें मार्क्ड भी था और अनमार्क्ड। अब बच्चों ये फर्म अंडरराइटिंग नहीं इंक्लूडेड है, तो अल्टीमेटली ये शेयर्स भी तो बिक ही गए ना। तो कितने शेयर्स हैं टोटल बताना, कैलकुलेटर आज भी नहीं है आपके पास, निकालो ना तो यूज करो बच्चों। 3200 प्लस 1200 प्लस 4,000 8,400। तो बच्चों देखो 20,000 तो ऑलरेडी बिक गए थे कंपनी के जिसमें फर्म अंडरराइटिंग नहीं थी, और ये भी शेयर्स बिक गए, तो टोटल बताओ कितने। अरे ये बताओ फर्म अंडरराइटिंग का टोटल 8,400, तो अल्टीमेटली कितने शेयर्स बिक गए टोटल 28,400। फर्म अंडरराइटिंग का मतलब भी क्या होता है, अंडरराइटर ने लिए कंपनी के लिए तो शेयर्स बिक गए ना, चाहे अंडरराइटर ले चाहे पब्लिक ले, ये तो बिक गए। तो टोटल कितना इशू किया था कंपनी ने 40,000, उसमें से माइनस करके बताओ कितना आएगा 11,600। और ये अभी तक मेरा क्या रह गया, क्या रह गया
अनसोल्ड शॉर्ट सब्सक्रिप्शन है ये मेरा, ये अभी तक शेयर्स नहीं बिके। अब पता है मुझे क्या निकालना है कि ये कितने कितने हर कौन मतलब पी क्यू आर इनमें से कितने कितने शेयर्स परचेज करेंगे, ये मुझे, हाँ इसको, हाँ मतलब बेसिकली हाँ हमें माइनस करना है, मतलब जो हमारा फॉर्मेट है वो करेंगे। अल्टीमेटली जो मेरा टोटल निकल के आएगा ना नेट लाइबिलिटी का, वो कितना होगा 11,600। चलो अब देखते हैं क्या हमारा 11,600 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्रॉस चेक करेंगे। अब हम पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे क्वेश्चन का और उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे फॉर्मेट में करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। स्टेट बच्चों बोरिंग लग रहा है चैप्टर? स्टेटमेंट showing net liability, बच्चों घर जाके आप लोग देखते हो ना, हाँ तभी आपको थोड़ा सा दिमाग में चीजें सेट होंगी। नेट लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स, मुझे क्या निकालना है हर एक अंडरराइटर की नेट लाइबिलिटी। बच्चों मुझे कितने कॉलम्स बनाने हैं? 3, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कितने अंडरराइटर्स हैं? 3। कौन कौन से? पी क्यू आर। पर्टिकुलर्स पी क्यू एंड आर। सबसे पहले क्या लिखती हूं बच्चों में? ग्रॉस लाइबिलिटी, बिल्कुल ग्रॉस लाइबिलिटी। कितनी कितनी है बच्चों ग्रॉस लाइबिलिटी? मैम हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमें ही नहीं पता है ना, बुक ही नहीं है मैम हमारे पास। चलो देख लो कितना, 24,000, 10,000 और 6,000। 24,000, 10,000, 6,000, ये मेरे पास क्या निकल के आ गई? ग्रॉस लाइबिलिटी। अब इसमें से क्या माइनस करते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करूंगी, क्या? मार्क्ड जो बिक गई, मार्क्ड एप्लीकेशन। बच्चों ये भी मुझे क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा था ना, देखो ये रहा मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था? 4,000, 8,000 और 2,000। 4,000, 8,000 एंड 2,000, ठीक है। कितना आएगा? 20,000, 2,000 एंड 4,000, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है बच्चों? अनमार्क्ड। अनमार्क्ड माइनस करना है, माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बच्चों मुझे नहीं पता कि अनमार्क्ड कितनी है, तो चलो वर्किंग नोट में एक बार अनमार्क्ड एप्लीकेशन की कंप्यूटेशन कर देता है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of their gross liability। और ग्रॉस लाइबिलिटी मेरा कितना है बच्चों, बता दो ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी बताओ, वो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो बताओ। 12:5:3 कैसा आया? सिंप्लीफाई बच्चों, 24:10:6, और उसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 12:5:3। 12:5:3। बच्चों ये रेशो निकालना तो आता है ना। चलो अब पहले कंप्यूटेशन तो कर ले अनमार्क्ड की। वर्किंग नोट में पहले वो जाके दिखाना पड़ेगा बच्चों कि अनमार्क्ड आया कितना। कंप्यूटेशन ऑफ, जब मुझे अनमार्क्ड एप्लीकेशन दे, अरे हो जाएगा लेकिन बच्चों वर्किंग तो शो करनी पड़ेगी ना, हमें प्रेजेंटेशन के भी हमारे नंबर हैं। कंप्यूटेशन बच्चों अकाउंट्स में आपको हर चीज दिखानी पड़ती है। अब अनमार्क्ड एग्जामिनर को कैसे पता कहाँ से निकाल लिया, बच्चे ने खुद ही ने निकाल लिया, तो इसीलिए हमें वर्किंग नोट में एक बार दिखाना पड़ेगा कि हमने अनमार्क्ड इस तरीके से निकाला है। कंप्यूटेशन ऑफ, अगर मुझे क्वेश्चन में सीधा सीधा अनमार्क्ड बोल देता ना तो मैं नहीं दिखाती, फिर तब तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है।
अब नहीं गिवन तो निकालना है, तो मुझे कंप्यूटेशन दिखानी पड़ेगी वर्किंग नोट में। देखो टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना था, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, बच्चों इसके नीचे लिख देती हूँ इंक्लूडिंग मार्क्ड बट एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, फर्म, बच्चों एफ यू चलेगा क्या, एफ यू मतलब फर्म अंडरराइटिंग, ठीक, कितना था 20,000 रिसीव हुआ था ना टोटल, तो 14,000 कहां से आया। अब माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें इंक्लूड क्या है मार्क्ड, तो मार्क्ड ही माइनस करेंगे तो अनमार्क्ड निकल के आ जाएगा ना, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन बच्चों टोटल कितना था, ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, पी क्यू आर का टोटल करके दिखाना है वैसे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14,000, दिखाई देती हूँ 4,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, 4,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, ये मेरा मार्क्ड का टोटल आया। तो बच्चों अल्टीमेटली ये 6,000 मेरे पास क्या निकल के आया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब ये 6,000 मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, फटाफट कैलकुलेटर चलाओ अपने, कितना 3,600, बच्चों क्रॉस चेक करते रहना सब, 3,600 और दूसरा 1,500, तीसरा मुझे क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग, 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 12:5:3 में, 720, बच्चों 6,000 करो इंटू 6,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, ये करो 12 प्लस 8 20 डिवाइडेड बाय 20, ये करो कितना आएगा। सेकेंड वाला बताओ 6,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20 करो, और 6,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 20 करो। अरे राम बच्चों, कितना कितना टाइम लगाते हो तुम लोग, ये आ गया 900, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हमारी कितनी आएगी, 6,000 आनी चाहिए टोटल। बच्चों देखो कैसे करते हैं, 6,000 टोटल था, इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 12 डिवाइडेड बाय इसका टोटल, उसी तरीके से इसको करना हो तो 6,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल, और इसको करना हो तो 6,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 20। बच्चों कैलकुलेटर पे हाथ बिठाओ अपना, वरना एग्जाम में तुम यही कैलकुलेशन करने लग जाओ, बस इसी में ही रह जाओगे तुम कैसे करोगे एक पेपर पूरा। बच्चों ये समझ में आ रहा है, बड़ी भारी कैलकुलेशन निकली है ना। आओ चलो माइनस करके बताओ, 16,400, 500, 3,100, रहने दो मत कैलकुलेट करो, 3,100, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या माइनस करना है मुझे बताओ, कुछ और माइनस भी तो करना है अभी। बच्चों फर्म अंडरराइटिंग, वो भी तो शेयर्स मेरे बिक ही गए ना, मुझे एट द एंड क्या निकालना है, जो शेयर्स नहीं बिके तो माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्म अंडरराइटिंग। बच्चों फर्म अंडरराइटिंग को मैं किस तरीके से मानते हुए कर रही हूँ, मार्क्ड, और अगर मार्क्ड की तरह मानते हुए कर रही हूँ तो जिसने जितने शेयर बेचे उतने का बेनिफिट मैं दे दूंगी। इतना ये बात समझ में आती है क्या तुम्हें, नहीं आती ना, कि मतलब फर्म अंडरराइटिंग को कैसे कितना माइनस करूं मैं, अब ये रहा क्वेश्चन, कितना माइनस करूं, बोलो आप बोलो, 3,200, 1,200 और 4,000। अच्छा चलो ये तो मैंने मार्क्ड मानते हुए करा, अनमार्क्ड मानते हुए करती तो बताओ आप फर्म अंडरराइटिंग को फिर मैं किस तरीके से ट्रीट करती, जल्दी से बता दो मुझे। ये आपका अनमार्क्ड है, फर्म अंडरराइटिंग को फिर मैं किस तरीके से ट्रीट करती,
अगर मैं अनमार्क्ड की तरह ट्रीट करती तो? नहीं पता बच्चे, क्यों? अभी तो बताया मैंने। फिर अरे बच्चों देखो कैसे सिंपल सा कितना है। अगर मार्क्ड की तरह ट्रीट करती तो जैसा भी आपने बताया, क्या जिसने जितने शेयर लेने का कमिटमेंट किया उतने का बेनिफिट दे देती, ठीक है। अनमार्क्ड की तरह ट्रीट कर रही हूँ, इसका मतलब क्या, मुझे फर्म अंडरराइटिंग को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से बेनिफिट देना है, इन टोटल करके नहीं, इन तीनों का ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में मुझे क्या करना है, इसका बेनिफिट देना है। बच्चा देना है, टोटल तो करना है और फिर टोटल का ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में देना है। इतना समझ में आ रहा है क्या? क्यों कर रही हूँ ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में? क्योंकि मैं फर्म अंडरराइटिंग को क्या मान रही हूँ, अनमार्क्ड की तरह। और अनमार्क्ड का हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करते थे, कल भी किया था ना हमने, किस तरीके से करते थे, ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में। अरे घबराओ मत, हम लोग सीख रहे हैं बस। नहीं आता तो बोलो, हम 10 बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भागाना नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको आना चाहिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और यही क्या सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हें समझ में आया? तुम घर जाके पढ़ते हो थोड़ा सा, जो हमने लिखवाया बस उतना पढ़ते हो ना, तो समझ में आता है। तो फिर अभी थोड़ा सा फोकस और ज्यादा इंक्रीज करो, ठीक है। इधर उधर देखने की बजाय, नहीं आता 10 बार पूछो, कोई शर्माना नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं 10 बार बताऊंगी, ठीक है। मैं तुमसे पूछती भी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर बच्चों सिंपल सा मतलब है कि मैं अनमार्क्ड की तरह ट्रीट करती तो क्या करती, पहले इनका टोटल करती, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं देती, पहले इनका क्या करती, टोटल करती, और फिर इसको क्या कर देती, अनमार्क्ड में, अनमार्क्ड की तरह ट्रीट करती। तो इसका मतलब क्या, इसको टोटल करती और अनमार्क्ड की तरह क्या कर, अनमार्क्ड में ऐड करके ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। क्योंकि मुझे अनमार्क्ड मानना है तो अनमार्क्ड में अब क्या कर देती मैं, इसी में बच्चों में ऐड कर देती क्या, फर्म अंडरराइटिंग। और वो फर्म अंडरराइटिंग टोटल बताओ कितना, 8,400। और ये टोटल मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती, ये भी तो मैं ग्रॉस लाइबिलिटी में ही कर रही हूँ और ये भी मैं ग्रॉस लाइबिलिटी में कर रही हूँ, तो टोटल ऐड करके ही कर दो। जिसको अलग अलग करना है, नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है, तो पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। बस तुम्हारी एक स्टेप बच जाएगा ना इससे। अरे दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में करना है, ठीक है ना, तो टोटल कर दो फिर ग्रॉस लाइबिलिटी में कर दो, ठीक है। बच्चों ये कैलकुलेशन है, इसको ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर एक ही आना है, ठीक है ना। या तो क्या करो, 6,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करो एज अनमार्क्ड इन द ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, और मैंने अगर फर्म अंडरराइटिंग अनमार्क्ड माना है तो फिर टोटल फर्म अंडरराइटिंग को क्या करो, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। या तो सिंपल सा क्या करो, दोनों को ऐड करके एक साथ ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय हम दोनों को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आंसर तो सेम ही आना है ना, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या माना है, मार्क्ड की तरह माना है। तो अभी मैं ये हटा रही हूँ, ये तो मैंने तुम्हें एडिशनली समझाने के लिए किया था, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ। चलो माइनस फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग बोलो कितना है, हमसे मत पूछा करो मैम, हम बुक ही नहीं लाते हम। 3200, 1200 और 4,000, 3200 और 1200, 4,000। चलो अब ये सरप्लस वाला जो कंसेप्ट था ना वो भी मैं तुम्हें इसमें ही समझा दूंगी। बच्चों माइनस करके बताओ फटाफट फटाफट, टाइम कितना हो गया, हाँ कितना, 13,200 माइनस का 700। बच्चों इसको माइनस करना तो आता है ना, हाँ माइनस का 900, ठीक है। ये समझ में आया, इतना निकल गया हमारा। अब ये पूरा का पूरा क्या था मेरा, ये आ गई मेरी क्या, नेट लाइबिलिटी। बच्चों अल्टीमेटली अभी हमारी नेट लाइबिलिटी नहीं आई, अभी जब भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव में अगर आ जाते हैं हमारे फिगर्स, नेगेटिव में आने का मतलब क्या, कि क्यू ने क्या करा, सरप्लस हो गया, क्यू का क्या हो गया, सरप्लस। यानी कि टोटल जितनी लाइबिलिटी थी ना उसके ज्यादा हमने उसको या तो बेनिफिट दे दिया
या फिर हमने क्या, उसने क्या कर दिया, एफर्ट्स लगा के ज्यादा बेच दिए। अब देखो 8,000 प्लस 1,500 का बेनिफिट दिया प्लस 1,200 का जो उसने कमिटमेंट किया था, ये टोटल मिला के क्या हुआ था, उसकी लाइबिलिटी से ज्यादा बन रहा था, 700 से ज्यादा बन रहा था। ये हमारा नेगेटिव फिगर आया, 700 से ज्यादा का बन रहा था। बच्चों जब भी हमारा नेगेटिव फिगर आता है, और उसी तरीके से आर का भी मेरा क्या था, सरप्लस था। क्या था, सरप्लस। नेगेटिव का आने का मतलब ही क्या होता है, सरप्लस, एक्सेस में हो गया। ठीक है, अब जब भी बच्चों नेगेटिव में आता है ना, तो हम क्या करते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्यू को और आर को कुछ शेयर खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी इनका सरप्लस चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है। अब क्या खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे। अब मुझे एक बात बताना, क्या पी को कितने शेयर खरीदना पड़ेगा, 13,200। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 13,200 शॉर्ट में था क्या? हमने निकाला था अल्टीमेटली शॉर्ट कितना था, कितना था, 11,600 समथिंग था ना, 600 था ना, 11,000। लेकिन पी को कितना खरीदना पड़ा? क्या हमें पी को 13,200 खरीदने की जरूरत भी है क्या? नहीं, कंपनी को जरूरत ही नहीं। कंपनी तो बोल रही है मैम अभी तो 2:15 तक है ना क्लास, 2:15 तक शिवम, वो दिलीप सर ने बोला है मुझे। हाँ ठीक। हाँ, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली ये सरप्लस है, और ये सरप्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, पी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, जिसका भी अंडरराइटर का सरप्लस आ जाता है, वो क्या कर देता है, जिसका पॉजिटिव फिगर है ना, उसको क्या कर देता है, बेनिफिट दे देता है। यानी कि अब क्यू बेनिफिट, क्यू का सरप्लस है, और क्या है, आर का सरप्लस। अब ये दोनों का सरप्लस, इसका जो बेनिफिट है वो किसको मिल जाएगा, बाकी के अंडरराइटर्स को, यानी कि सिर्फ हमारे केस में तो पी ही बचा है। अगर मान लो सिर्फ क्यू का ही आता और पी और आर का पॉजिटिव फिगर आता, तो बेनिफिट किसको मिलता, पी और आर को। किस रेशो में, इंपॉर्टेंट, किस रेशो में, हमेशा बच्चों ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो, एक ही, जैसे अनमार्क्ड को ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में, उसी तरीके से जो सरप्लस भी आएगा वो भी मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। अब बच्चों एक बात बताना, जैसे मान लो क्यू का आता है और आर, पी और आर का सरप्लस नहीं आता, तो मुझे ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो तुम बताना एक बार, किस रेशो में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 12:3, बिल्कुल सही। पी का और आर का, और क्या है, 12:3। अगर बच्चा आर का सरप्लस नहीं आता, आर का सरप्लस नहीं, आर का सरप्लस आता और पी और क्यू का पॉजिटिव फिगर आता, पी और क्यू का पॉजिटिव, यानी कि पी और क्यू का लाइबिलिटी आती, और आर का सरप्लस निकल के आता, तो मुझे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, 12:5। ये रेशो समझ में आ रहा है क्या बच्चों, समझ में आ रहा है ना, 12:3, 12:5। अगर मान लो पी का सरप्लस आता, पी का सरप्लस आता और क्यू और आर का पॉजिटिव फिगर आता, तो 5:3। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मेरा दो अंडरराइटर्स का क्या है, सरप्लस फिगर है ना, तो अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा जो सरप्लस आया पी और आर का, अरे क्यू और आर का जो सरप्लस आया, वो पूरा का पूरा बेनिफिट मुझे किसको देना है, पी को देना है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे सरप्लस, किसका है सरप्लस है, क्यू और आर का। सरप्लस ऑफ क्यू एंड आर इज टू बी गिवन और डिस्ट्रीब्यूटेड टू पी। बच्चों इसमें रेशो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ अकेला पी है। इसका क्या रेशो, टोटल बताओ कितना, 1600, पूरा का 1600 का बेनिफिट मैं दे दूंगी। इसका नेगेटिव फिगर था तो क्या हो जाएगा, +700, और इसका क्या हो जाएगा, +900। तो इन दोनों की तो लाइबिलिटी क्या आ गई, निल, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आई, और इसकी कितनी आ गई, और यही मेरा क्या निकल के आया था बच्चों, आंसर निकल के आया था, शॉर्ट सब्सक्रिप्शन था। तो शॉर्ट सब्सक्रिप्शन में क्यू और आर को तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, पूरा का पूरा कौन ले लेगा, पी ले लेगा। ये समझ में आ रहा है क्या बच्चों, ये मेरी क्या निकल के आई, नेट लाइबिलिटी। क्या निकल के आई, नेट लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। ठीक है, अच्छा बच्चों सिर्फ पी की यही लाइबिलिटी आई क्या, यही यही टोटल लाइबिलिटी आई क्या, पी की। बच्चों सोचो, मैंने क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल में 20,000 और 19,000 का,
क्या टोटल लाइबिलिटी सिर्फ यही आई क्या बच्चों? ये तो उसको लेने पड़ेंगे, ये तो मजबूरी है इसकी। बाकी का जो उसने कमिटमेंट किया है वो भी तो लेना पड़ेगा। तो अब ऐड करूंगी इसमें क्या, मैं फर्म अंडरराइटिंग। कितने कितने शेयर्स लेने का कमिटमेंट किया था? पी ने कितने शेयर्स लेने का कमिट किया था? 3200 का, और इसका 1200 का, और इसका 4000। तो अल्टीमेटली टोटल जो नेट लाइबिलिटी निकल के आएगी मेरी, टोटल नेट लाइबिलिटी निकल के आएगी, वो कितनी आएगी? ये बताओ कितना आएगा? 14,800, ये 1200, और ये 4000। बच्चों अल्टीमेटली देखो, वैसे तो क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं आई, उसको मजबूरी में कोई शेयर्स नहीं खरीदने थे, लेकिन जो उसने कमिटमेंट किया था वो तो खरीदना था ना उसे। अरे जो कमिटमेंट किया था वो तो लेना था, वो तो लेने ही पड़ेंगे उसको। उसने अगर जब बोल दिया कंपनी को मैं तुमसे कमिट कर रहा हूं कि मैं 1200 शेयर्स तो खरीदूंगा ही, तो इतने शेयर्स तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे उसकी लाइबिलिटी आए या ना आए। इस केस में हमारी कोई लाइबिलिटी आई नहीं, लेकिन उसने कुछ शेयर्स लेने का वादा किया था, और वो कितने शेयर्स था, और उतने से उसकी क्या आ गई, लाइबिलिटी निकल के आ गई, नेट लाइबिलिटी निकल के आ गई। अल्टीमेटली शॉर्ट कितना, ये भी शेयर्स मेरे बिक चुके थे, इसलिए मैंने उसको माइनस किया। चाहे मार्क्ड की तरह माइनस करूं चाहे अनमार्क्ड की तरह, माइनस तो एक बार तो होगा। और लास्ट में क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए, टोटल लाइबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, अगर मैं नेट लाइबिलिटी हर एक अंडर राइटर की पूछूं नेट लाइबिलिटी, तो कितनी आएगी, 11,600 नील प्लस नील, यानी कि सिर्फ पी की लाइबिलिटी निकल के आएगी, जो मजबूरी में पी को खरीदने पड़ेंगे। ठीक है ना। अगर टोटल पूछूं मैं, तो टोटल उनको फर्म अंडरराइटिंग जो शेयर्स लेने का कमिट किया था, ये भी तो लेने थे उन्हें, तो टोटल इतने इतने शेयर्स इनको क्या करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, सरप्लस का कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है? तो मैंने आज 3 कंसेप्ट तुम्हें सिखा दिए। कौन सा, फर्म अंडरराइटिंग का, अंडरराइटिंग कमीशन का, और तीसरा सरप्लस। सरप्लस, अगर मान लो कोई अंडरराइटर का सरप्लस निकल के आता है तो उसका भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बच्चों इसका जो सरप्लस का जो मैंने समझाया, इसका नोट मैं आपको कल लिखवा दूंगी। और एक और क्वेश्चन है जिसमें अंडरराइटिंग कमीशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, वो मैं कल करवा दूंगी। भाई होमवर्क नहीं कर पाओगे तुम अभी, ठीक है, कल करवा दूंगी। लेकिन आज ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार आप घर जाके खुद से करेंगे बिना देखे, ठीक है ना, खुद से करेंगे, जहां अटकेंगे फिर समझेंगे कि कैसे हुआ, और नहीं आएगा तो मैं कल फिर से बता दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो खत्म करेंगे आज का अपना सेशन।